तो आज हम लोग एक पब्लिक एड में एक नया टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक दरअसल डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए इससे बेहतर और उचित समय कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास तक लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन वो भी था, एडमिनिस्ट्रेशन ये भी है, और कहीं ना कहीं ये भी लोक प्रशासन का ही अंग है या हिस्सा है। लोक प्रशासन क्या है आप उसको समझ चुके हैं, टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो भी आप समझ चुके हैं कि प्राइवेट और पब्लिक। अब हम नया टॉपिक जिस पे बात करने वाले हैं वो है डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेशन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में उसको विकास प्रशासन कहा जाता है। हमारा एक टॉपिक ही अलग से सिलेबस में विकास प्रशासन, और ये बहुत चर्चा का विषय है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन। दरअसल आप देखेंगे तो उद्देश्य के आधार पर और प्रकृति के आधार पर, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर के आधार पर हम एडमिनिस्ट्रेशन को दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा? पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी निजी, और दूसरा सार्वजनिक। सार्वजनिक को ही हम लोग लोक भी कहते हैं, यानी कि लोक प्रशासन। तो नेचर, बाय नेचर और उद्देश्य के आधार पर, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर के आधार पर हम एडमिनिस्ट्रेशन को दो हिस्सों में बांट देते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ये क्लियर है? अब पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी फिर हम इसको दो सब क्लास में बांटते हैं। एक है, और ये दरअसल कार्य पद्धति के आधार पर है। ये दरअसल उस प्रशासन विशेष के उद्देश्य के आधार पर है। उस प्रशासन विशेष के उद्देश्य और कार्य पद्धति के आधार पर हम इसको और दो भागों में बांट देते हैं। तो बाय नेचर दो, और कार्य पद्धति तथा उद्देश्य के आधार पर और दो। क्या है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर दो भागों में आप बांटने जाएंगे तो पहला एडमिनिस्ट्रेशन होगा रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी विनियामकीय प्रशासन। रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, विनियामकीय प्रशासन। और दूसरा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी विकास प्रशासन। इसी तरह से इसमें भी आप देख लेंगे, प्राइवेट में भी ये चीज आपको दिखाई देता है, दोनों चीज। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जैसा चरित्र वर्तमान में है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ सीमा तक एज पर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट कई ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो लोकहित में इनके लिए इनको करना पड़ता है, विकास के कार्यों को करना पड़ता है। जैसे CSR एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर।
अब ये क्या है, कैसे काम करता है, यहां तक आप समझ गए। प्रशासन क्या है आपको पता है, लोक प्रशासन क्या है ये भी आपको पता है, निजी प्रशासन क्या है ये भी आपको पता है। अब हमको बात करना है विकास प्रशासन, कि ये विकास प्रशासन किस चिड़िया का नाम है। तो हम ये बताएं कि दरअसल प्रशासन का ही दो पार्ट है, दो उद्देश्य के आधार पर हम उसे दो भागों में बांट देते हैं। रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेटिंग शब्द से ही पता चल रहा है कि इसका कुछ और काम होगा, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी इसका कुछ और काम होगा। यहां तक समझ में आ गया हो तो हम बात को आगे बढ़ाएं। हाँ ठीक है। अब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को आप भूल जाइए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ याद रखिए, और इसी पे अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक स्केल यही हमको देने वाला है, एक स्टैंडर्ड यही हमको देने वाला है। जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देख लेंगे उसी को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में खोज लेना है। अब दरअसल होता क्या है, हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह का होता है, रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट या डेवलपिंग। रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन दरअसल इसको हिंदी में विनियामकीय कहते हैं। रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन दरअसल उस तरह के प्रशासन को कहा जाता है। आप इन दोनों के फर्क को जब समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन दरअसल उस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है जो सामान्यतः किसी कानून या आदेश को या नियमों को पालन कराने के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे मान लो किसी क्षेत्र विशेष के लिए कोई रूल्स बना दिया गया है, किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए। जैसे मान लो इंडस्ट्रीज के लिए हमने एक रूल बना दिया कि जिसको हम फैक्ट्री एक्ट कहते हैं। आप फैक्ट्री एक्ट सुने होंगे, फैक्ट्री एक्ट 1948 में भी था, आया था और हमेशा अभी तक से कई बार संशोधन हो गया है। तो मान लो फैक्ट्री एक्ट है, और फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे कि लेबर के लिए, सैनिटेशन के लिए, सेफ्टी के लिए, फीमेल के लिए या फीमेल वर्कर के लिए, चाइल्ड के लिए, वेजेस के लिए, वेतन के लिए। इस तरह से कई सारे फैक्ट्री एक्ट में नियम है कि भाई लेबर 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेगा, 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेगा, 8 घंटा से ज्यादा काम करेगा तो उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। इस तरह से सेफ्टी में कि भाई इतना सेफ्टी होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, ESI होना चाहिए, रोशनी का व्यवस्था होना चाहिए, सैनिटेशन में साफ सफाई की बात, ड्रिंकिंग वाटर की बात, महिलाओं के लिए कि अगर उसके बच्चे हैं तो उसके लिए एक क्या कहते हैं उसको, बेबी सीटर या बेबी केयर होनी चाहिए, पालना घर होना चाहिए, दूध पिलाने के लिए उनको समय मिला, पता नहीं, इस तरह के कई सारे प्रोविजन है। मजदूरी न्यूनतम इतना होना चाहिए। इसी तरह से मान लो फैक्ट्री एक्ट है, इसी तरह से मिनिमम वेज एक्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अब ये सब जो एक्ट है या इस तरह के कानून है, इनका इंप्लीमेंटेशन जिसके द्वारा कराया जाता है या कराना ही प्रशासन का जब काम रह जाता है, एक्ट को एग्जीक्यूट करने, वही उनका काम है। उसी को कहा जाता है रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। एक मिनट रुक जाइए। बताओ, तुम टीचर होकर के तुम्हारे साथ ऐसा किया गया, तुम
तो उनको बच्चे स्कूल में गिफ्ट दिए और वो गिफ्ट को ले लिया गया। इस पे ये तुम्हें जो ये फीलिंग हुआ होगा, जो स्कूल के प्रिंसिपल तुमसे ये इस तरह के व्यवहार की, तुम्हारे गिफ्ट ले ली, तुम्हारा जो ये फीलिंग है, ये फीलिंग हमको आज से 15 साल 20 साल पहले हमको भी होता था। जब हम लोग किसी गेस्ट को पैर छूते थे और उपहार में हम लोग को 10-20 रुपया मिलता था, उसके बाद मेरी मम्मी ले लिया करती थी, या फिर कोई बड़ा सीनियर कोई घर का ले लिया करता था कि दो, तुम पैसा क्या करेगा। वो फीलिंग आज हमको एहसास हुआ, कितना खराब लगा है? जैसे हम लोग क्या करते थे, बच्चे में छोटे थे तो जब भी कोई गेस्ट आता था या कहीं अपने घर मामा घर गए या चाचा के पास या किसी के पास, ऐसे के पास जो लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुआ है उनसे, तो पैर छूना एक संस्कार है। तो पैर छूने के उपरांत कुछ ना कुछ जबरदस्ती खुशी से 10, 20, 50 मिलता था। आज भी हम लोग गांव में, मतलब कुछ सालों पहले तक, विशेष करके जब मामा गांव में जाते थे हम लोग, तो आते समय जब वहां से हम लोग का विदाई होता था, तो नानी मामा मामी 100, 200, 500 जिसके पास जो है वो देता था। अभी भी देता है। नानी तो ऐसा है, मामी ऐसा है हमारी कि अभी वो नानी खूटा में बांध के रखे रहती है और चुपके से देगी अभी वो और मामी लोग, हाँ नानी है। नाना तो अभी कुछ ही दिन पहले। तो वो एहसास, हम लोग पैर छूते थे जानकर, थोड़ा सा समझदार हुए थे, जानबूझ करके पैर छूते थे। और ये प्लान करके हम लोग बाहर से आते थे कि अगर हम लोग का भाड़ा पैसा खत्म भी हो जाएगा तो गोल लगाई में इतना पैसा रिटर्न मिल जाएगा कि हम लोग आराम से पार्टी सार्टी करते हुए आ जाएंगे। ये हम लोग का एस्टिमेट होता था। कहीं से भी चले, मान लीजिए चल कहीं जाना है, तो हम लोग एस्टिमेट बना लेते थे, अरे यार 2 आदमी को 3 आदमी को गोल लगेंगे तो 500 रुपया हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहा है, चलो। ये स्थिति था। तो ये संस्कार से मिला है। और ये जो अफसोस तुम्हारा है कि कोई ले लिया, ये अफसोस हम लोगों को बचपन में हुआ है। वो तो अपने लिए, वो तो उसके हाँ, तो हाँ गलत, ठीक है। तो हम लोग रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में जानते हैं कि कोई भी एक्ट है, तो एक्ट के जो प्रोविजन है या विधि है, उस विधि को या नियम है या इसको लागू कराना, इसको इंप्लीमेंट कराना, रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे मान लो वेज एक्ट है, हाँ मान लो कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रही हो? रेगुलेटिंग एक्ट 1793 से आ रहा है, आरबीआई का अलग है। रेगुलेटिंग एक्ट कहीं भी एक्ट को रेगुलेट करने के लिए, किसी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वो अलग चीज है। इसको हिंदी में विनियामक अधिनियम कहा जाता है। तो मान लो कोई रेगुलेटिंग, हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि जो एक्ट है उसको इंप्लीमेंट कराने का दायित्व, उसको लागू करने का दायित्व प्रशासन का, उसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। अब मान लो कि कोई अधिनियम है, एक्ट है, वेज एक्ट है, कि भाई किसी भी मजदूर का न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए से कम नहीं होगी। ये एक एक्ट है। सपोज वेज एक्ट में ये प्रोविजन है, मजदूरी अधिनियम में ये प्रोविजन है कि किसी भी मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 350 रुपया से कम नहीं होगी। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होगा? अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा कि भाई जो भी फॉर्म है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी लेबर को या किसी स्टाफ को या किसी भी कर्मचारी को हायर करती है, तो उसका मिनिमम वेज 350 रुपया देना ही होगा, उससे कम वो नहीं दे सकती। वो हमेशा इस फॉर्म पे निगाह रखेगी कि आप इस एक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी तो प्रशासन है। पब्लिक सर्वेंट ये देख रहा है, वो एक्ट को इंप्लीमेंट करा रहा है, तो ये भी प्रशासन है। समझ में आया? तो इसी को कहा जाता है
रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विनियामकीय अधिनियम, विनियम को लागू कराने वाला प्रशासन। तो प्रशासन का एक यानी कि ये पहलू ये है। इसी तरह से मान लो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, राजस्व प्रशासन है या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है। उसका काम क्या है? उसका काम है भैया टैक्स जो निर्धारित कर दिया गया है वो कलेक्ट करना है और सरकार के खजाने में जमा करना। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसका काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, कानून और व्यवस्था को। अगर किसी ने क्राइम किया है देन उसको उसके खिलाफ एफआईआर करना, उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करना और कोर्ट में पेश करना। यही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये सब के सब क्या करते हैं? लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, फोर्स में लाते हैं। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ही है। लेकिन विकास प्रशासन फिर क्या है? तो प्रशासन का एक चेहरा, एक पहलू रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। देन सेकंड फेज क्या है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो विकास का काम करती है प्रशासन, उसके लिए अलग सिस्टम है। अब ऐसे ही देखो, एक आईएएस ऑफिसर, सपोज कल्पना करो, एक यूपीएससी से सिलेक्ट होकर के गया हुआ बंदा रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करता है। सपोज आप यूपीएससी क्रैक किए, यूपीएससी क्रैक करने के बाद कई सारे सर्विसेज हैं। अब उसमें से दो सर्विस को हम एग्जांपल में लेते हैं। मान लो एक आप आईएएस बन गए, डीसी बन गए कहीं का, दूसरा कहीं पे आईपीएस बन गए, यानी कि आप एसपी बने, यहां पे आईएएस बने या ये डीसी बने या डीएम बने। अब ये डीसी और डीएम का काम है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसका काम है रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन का। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये विकास का काम जिले स्तर पर देखता है, सारा विकास का काम यही देखता है। इसी तरह से नीचे आए तो बीडीओ, ये भी विकास का काम देखता है, इसके साथ ही जुड़ा है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसी तरह से अगर यहां पे है राज्य स्तर पर तो डिप्टी एसपी। तो ये रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी ये विकास के कार्य करता है। अगर ऊपर में चले जाए नोडल एजेंसी के रूप में अगर देखें तो नोडल एजेंसी के रूप में देखना है तो विकास प्रशासन को, तो प्लानिंग कमीशन में आप देख सकते हैं। इसी तरह से नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। आपको विकास प्रशासन दिखेगा। ये बना ही है विकास के कार्यों का करने के लिए। तो ये जो कुछ भी करेंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव लिया जाएगा वो विकास के लिए लिया जाएगा। तो ये है विकास प्रशासन और इधर है रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका काम है सिर्फ लॉ को इन्फोर्स में लाना और इनका काम है विकास के कार्यों का प्रशासन करना, जैसे सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ये सब ये करेंगे। और लॉ को फोर्स में लाने का काम ये सब ये करेंगे। तो ये रेगुलेटिंग होगा, ये डेवलपमेंट होगा। समझ में आया? पहले ये दोनों को भेद को समझ लीजिएगा, तो आपको फिर आगे हम विकास प्रशासन के बारे में बताएंगे, परिभाषा भी बता देंगे और क्या है ये भी बताएंगे। समझ में आ गया? लिखते चलो विकास प्रशासन। सॉरी, पहले तो ये लिखो कि रेगुलर, ये पिक्चर तो क्लियर हो गया कि प्रशासन दो तरह का है, रेगुलेटिंग और डेवलपमेंट। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, विकास प्रशासन पे। अब ये रेगुलेटिंग को हटा दो, ये हम इसलिए बता दिए ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि वो प्रशासन और ये प्रशासन कैसे अलग है। अब अगर यहीं पे प्राइवेट सेक्टर में देखें तो प्राइवेट सेक्टर में भी रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन है और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां भी है। तो आइए देखते हैं अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। विकास प्रशासन क्या है? विकास प्रशासन, ये जो टर्म है
ये पहली बार 1955 में यूएल गोस्वामी ने प्रयोग किया था। इन्होंने एक बुक लिखा था, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसी पुस्तक में उन्होंने विकास प्रशासन के बारे में चर्चा किया था। आई रिपीट अगेन, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यह पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पीटी में पूछा जा सकता है किसने यह टर्म कॉइन किया था, किसने यह टर्म खोजा था, तो यूएल गोस्वामी ने खोजा था। उसी में उन्होंने विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किया। दरअसल फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या विकास प्रशासन के पिता जॉर्ज ग्रांट को कहा जाता है। जॉर्ज ग्रांट, जॉर्ज ग्रांट, इन्हीं को फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, गुड्स एंड मेथड्स, कॉन्सेप्ट, गोल्स एंड मेथड्स। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, गोल्स एंड मेथड। इसी पुस्तक में जॉर्ज ग्रांट ने विकास प्रशासन की चर्चा की या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा की, और भारत में यूएल गोस्वामी को इसका श्रेय जाता है विकास प्रशासन के बारे में चर्चा करने का। अब सवाल यह है कि विकास प्रशासन है क्या। अब आपके मन में दिमाग में यह आता होगा। तो विकास प्रशासन दरअसल इसकी उत्पत्ति के पीछे कुछ पृष्ठभूमि है। उस पृष्ठभूमि को समझ जाइए तो आपको विकास प्रशासन समझ में आ जाएगा। दरअसल 1947 के बाद, आफ्टर 1957 और 47, विश्व के कई देश, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, तीसरे देश या विश्व के तीसरे देश, जो कभी न कभी किसी न किसी देश के कॉलोनी थे, उपनिवेश थे। अब मान लो ये हिस्सा कॉलोनियल हिस्सा है, ये हिस्सा किसी न किसी इंडस्ट्रियल या इंपेरियलिस्टिक साम्राज्यवादी देश का कभी न कभी कॉलोनी रहा हो। और 1947 के बाद से ये प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई कि ये देश कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने लगे। जैसे साउथ ईस्ट एशिया के सारे देश, चाइना, इंडिया, इस तरह अफ्रीका के कई सारे देश, धीरे धीरे ये क्या हुआ कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे। तो ये जो पराधीन देश थे, जो पिछले 200-250 सालों से किसी विदेशी हुकूमत, किसी कंपनी के सत्ता, तो क्राउन की सत्ता के अधीन थे, इस दौरान ये लगभग 200-250 वर्षों में इनकी सोशल पॉलिटिकल, इसको हिंदी में आप लोग लिखते चलिएगा, सोशल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इस तरह के जो कंडीशन है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनकी दशा पूरी तरह से दयनीय हो गई। समाज में अविश्वास पैदा हो गया, समाज के सदस्य आपस में ही प्रतिद्वंदी हो गए, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा, इससे वर्ग संघर्ष यानी क्लास वॉर शुरू हो गया। तो दूसरी ओर पॉलिटिकल में देखें तो राजनीति में जो इस समय विश्व लोकतंत्र की ओर जा रहा था, तो यहां पर दोबारा से राजतंत्र या राजतंत्र की प्रवृत्ति या फ्यूडल नेचर बना हुआ था। इससे राजनीतिक अस्थिरता हमेशा बना रहता था, और राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम आर्थिक विकास और क्षेत्रीय विकास पर भी पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम है असुरक्षा,
कई कारण है जो राजनीतिक अस्थिरता की वजह से समस्याएं पैदा हो जाती है, कई कारणों से कई समस्याएं पैदा हो जाती है। आर्थिक समस्या में देखें तो यहाँ पे लगभग 200-250 साल ब्रिटिश हुकूमत या और किसी देश के दूसरे देशों में और किसी देश के हुकूमत के कारण इन कॉलोनियल स्टेट का स्थिति पूरी तरह से चौपट हो गया था। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस मुंह बा करके खड़ी थी। कई तरह के सोशल इशू पैदा हो गया था, कुपोषण, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं। और सांस्कृतिक स्थिति को देखें तो ये तो खैर पूरी तरह से खत्म ही करने की कोशिश की गई, जिसकी खामियाजा हम लोग आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री भुगत रहे हैं। आज भी हम उसको गुलामी से या कल्चरल डोमिनेशन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं की तरह पहने, उन्हीं की तरह डाइनिंग टेबल पर खाएं और उन्हीं की तरह प्लास्टिक का पेड़ का पूजा करें, तुलसी का पूजा ना करें, पीपल का पूजा ना करें। तो कल्चरल डोमिनेशन आज भी बना हुआ है, मतलब सांस्कृतिक प्रभुत्व उनका आज भी हमारे ऊपर बना हुआ है। हम अपने कल्चर को त्याग चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीटली वेस्टर्नाइज कर चुके हैं, पश्चिमीकरण, अपने आप को पश्चिमी संस्कृति में ढाल चुके हैं। तो ये जो 200-250 सालों में समस्याएं पैदा हुई, इन समस्याओं से निकलने का दायित्व और निकालने का कह सकते हैं कि जो दायित्व था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो गवर्नमेंट के ऊपर था। कौन सा गवर्नमेंट? तो लोकल गवर्नमेंट, यहाँ के देसी सरकारों के ऊपर आ गया कि आप मान लीजिए पॉलिटिकल फ्रीडम तो पा लिए, लेकिन ये पॉलिटिकल फ्रीडम पूरी तरह से आपको नहीं मिला है। आप कॉमनवेल्थ का आज भी मेंबर है, ये बताता है कि आज भी आप राजनीतिक रूप से अपने आप को संप्रभु नहीं बना पाए हैं, सॉवरेन नहीं बना पाए हैं। ये बताता है कि 12 बजे दिन में ही क्यों बजट पेश किया जाए, ताकि ब्रिटेन की संसद देख सके कि आप बजट में क्या कर रहे हैं, कितना बजट पेश कर रहे हैं। आज भी कई ऐसे नेशनल एसोसिएशन, नेशनल एजेंसी हैं जिन पर ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए प्रतीकों को या सिंबल को प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हाल ही में अभी कुछ ही दिन पहले शायद नेवी का फ्लैग का जो चिन्ह था, क्राउन का प्लस का चिन्ह, उसको ब्रिटेन का उसको हटाया गया और महाराणा शिवाजी वाला डाला गया है। तो कहीं ना कहीं हम लंबे समय तक जो ब्रिटिशर्स के अधीन रहे, कॉलोनी रहे, तो उसका प्रभाव हमारा इन सभी जीवन पर पड़ा और इससे बाहर निकालने का दायित्व हमारी लोकल गवर्नमेंट को था, सरकार को था। अब सरकार के सामने दो तरह की चुनौती है। एक चुनौती यह है कि जो उस लॉ बनाई है उस लॉ को फोर्स में लाए, उसको पालन कराए, उस कानून का पालन कराए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनेगा तो अव्यवस्था, अफरा तफरी हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रशासन का दायित्व हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कराया जाए, कानून का राज स्थापित किया जाए। नहीं तो शक्तिशाली, बाहुबली और वर्चस्वशाली वर्ग फिर से समाज को अपने कब्जे में ले लेंगे। तो जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से फ्रीडम लाया गया, जिस पर्पस के साथ, वो पर्पस खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहा कि लॉ एंड ऑर्डर लाया जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए, इन्फोर्स में लाने के लिए जो काम किया गया वो रेगुलेटिंग एजेंसी या रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन का लाया। दूसरी ओर जो इस तरह के चैलेंजेस थे, इस तरह के चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए जो प्रशासन लाया गया या प्रशासन को उस ओर ढकेला गया या प्रशासन को वहां पे यूज किया गया, देन उसको कहा गया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि गरीबी से बाहर निकालने का काम प्रशासन का, तो वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। रोजगार प्रोवाइड कराने का काम प्रशासन का, देन वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। कल्चरल इंपावरमेंट करने का काम, सांस्कृतिक संरक्षण का काम, सांस्कृतिक पुनरुद्धार का काम, त्योहार मनाना, छुट्टी देना, विभिन्न तरह का महोत्सव का आयोजन करना, इस तरह से कार्य करके सांस्कृतिक पुनरुत्थान करने का काम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। राजनीतिक जागरूकता फैलाना, राजनीति में भागीदारी बढ़ाना, राजनीति के बारे में लोगों को अवगत करा करके उन्हें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कराना, ये सब पॉलिटिकल डेवलपमेंट।
लोकतंत्र को अधिक से अधिक ग्राउंड लेवल तक लाना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह से समाज में जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब जो है इसको खत्म करके सबको यूनाइट करना, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो प्रशासन दो तरह से काम कर रही है, एक कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स में ला रही है, दूसरा ये सारे पहलुओं से, इन सारे समस्याओं से निकालने के लिए लोगों को कोशिश कर रही है। तो ये जो काम कर रही है इसको हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लंबे समय तक इस गटर में, इस गड्ढे में ढकेला गया था और हमारे लिए वो जरूरी था। अगर हम नहीं करते, खूब से खूब अच्छा, बहुत से बहुत अच्छा हम संविधान बना लेते, उसको इन्फोर्स में ला देते, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ भूखमरी, गरीबी, अविश्वास, प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा, ये सब कभी खत्म ही नहीं होता। जातिवाद, सांस्कृतिक पतन, डीकल्चराइजेशन, सब कुछ होते रहता है और एक समय ऐसा आता है कि फिर उथल पुथल और बगावत और विद्रोह शुरू हो जाता है। तो दोनों ही कामों को किया गया, एक तरफ से रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी लाया गया और दूसरी तरफ से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी लाया गया। तब जाकर के कोई भी राष्ट्र का सृजन हुआ या कोई भी राष्ट्र समृद्ध हुआ। समझ में आया मेरी बात? क्यों लाया गया? क्यों यूएल गोस्वामी ने इस पे फोकस किया? आप देखेंगे 1955 में यूएल गोस्वामी ने इस टर्म को कॉइन किया और 1951 में ही 15 मार्च को ही नेशनल राष्ट्रीय विकास परिषद प्लानिंग कमीशन गठित कर दिया गया। काहे के लिए भाई? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, योजना आयोग। उसी तरह से 51 में राष्ट्रीय विकास परिषद ले आया गया। काहे के लिए भाई? विकास के काम के लिए। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जहां पे दोनों ही इनको काम करना होता है, लॉ को भी इन्फोर्स में करना है और डेवलपमेंट का भी काम करना है। जैसे डीसी को देख लो, डीसी दोनों ही काम करता है, डीएम दोनों ही काम करता है। पूरे जिले लेवल पे सभी प्रशासन का मुखिया वही होता है। सिंबॉलिक रूप से अभी वो पुलिस प्रशासन का भी काम करता है, आज भी करता है। लॉ एंड ऑर्डर देखता है वही है, साथ ही विकास का भी काम करता है। कई ऐसे अभी वर्तमान में अगर लोक प्रशासन को देखा जाए तो विकास के कार्यों को एक अलग से देखने के लिए एक अलग से पद बना दिया गया, डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिला विकास पदाधिकारी, आप कह सकते हैं जिला विकास आयुक्त, जिला विकास आयुक्त। उसका काम ही है विकास के कार्यों को देखना। कहां शिक्षा की व्यवस्था की गई है, कहां स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है, कहां सिंचाई का व्यवस्था हुआ है कि नहीं हुआ है, कहां सड़क बना के, मतलब वो सारे काम को देखता वो है और फाइनली रिपोर्ट करता है डीसी को। फिर डीसी आगे जाकर के सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है, सेक्रेटरी लेवल तक वो रिपोर्ट पहुंचाता है। तो सरकार दोनों ही तरह का आप काम करती है, रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी, यानी कि अगर राज्य का या केंद्र का जो मिनिस्ट्री है, जो विभाग है, वो दोनों ही तरह का प्रशासनिक कार्य करती है। विनियामकीय भी, रेगुलेटिंग भी, यानी लॉ को, एक्ट को इन्फोर्स में भी लाती है और दूसरा डेवलपमेंट का भी काम करती है। तो जो डेवलपमेंट का काम करती है वो किस क्षेत्र में करती है? इन सारे क्षेत्रों में, और इसके माध्यम से राष्ट्र को, समाज को सशक्त और सुदृढ़ करती है। समझ में आया? चलिए, विकास प्रशासन या डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेशन। विकास प्रशासन उस प्रशासन को कहा जाता है, या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन उस प्रशासन को कहा जाता है जिसके द्वारा लोक प्रशासन या प्रशासन, जिसके द्वारा प्रशासन या लोक प्रशासन समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का संचालन करती है।
विकास प्रशासन उस प्रशासन को कहा जाता है जिसके द्वारा प्रशासन या लोक प्रशासन समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का संचालन करती है। इसके अंतर्गत प्रशासन विभिन्न योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के माध्यम से, इसके अंतर्गत प्रशासन विभिन्न योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों, प्लानिंग, पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट, विभिन्न योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से लोक कल्याणकारी कार्य करता है। लोक कल्याणकारी, पब्लिक वेलफेयर, पैराग्राफ चेंज। विकास प्रशासन भी दरअसल लोक प्रशासन का ही हिस्सा है। विकास प्रशासन भी दरअसल लोक प्रशासन का ही हिस्सा है। लेकिन एक और जहां लोक प्रशासन में कई तरह के कार्यों का निष्पादन किया जाता है, एक और जहां लोक प्रशासन में कई तरह के कार्यों का निष्पादन किया जाता है, तो वही विकास प्रशासन में विकास को केंद्र में रखते हुए प्रशासनिक कार्यों का संपादन किया जाता है। विकास को केंद्र में रखते हुए प्रशासनिक कार्यों का संपादन किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों का संपादन किया जाता है। लोक प्रशासन के कई ऐसे कार्य हैं जिसमें विकास की अनुभूति नहीं होती है। जैसे पुलिस और राजस्व प्रशासन, ठीक है। दूसरी ओर विकास प्रशासन में प्रशासन का ध्यान प्रगतिशील, दूसरी ओर विकास प्रशासन में प्रशासन का ध्यान प्रगतिशील, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विकास प्रशासन में प्रगतिशील, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा प्रेरित गवर्नमेंटल इन्फ्लुएंस चेंज, सरकार द्वारा प्रेरित परिवर्तन पर, सरकार द्वारा प्रेरित परिवर्तन लाने पर केंद्रित होता है।
पैराग्राफ चेंज। विकास प्रशासन से परे प्रशासन को विनियामकीय प्रशासन या रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। विकास प्रशासन से परे प्रशासन को विनियामकीय प्रशासन या रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन या विनियामकीय, अभी शब्द समझ में नहीं आया अभी तक से, कितना बार हम यूज कर चुके हैं विनियामकीय, रेगुलेटिंग, नियम, विनियम, विनियामकीय। ये देखो इंग्लिश में कहा जाता है रेगुलेटिंग। विनियामकीय क्या बोल रहे थे? सेंटेंस थोड़ा सा पीछे में जाकर के बताओ आप लोग। और थोड़ा पीछे जाकर के बोलो, क्या बोले थे हम? सेंटेंस बोलो ना। विनियामकीय बोल भी नहीं पा रही है आप लोग। विनियामकीय, नियम, विनियम बोलो, विनियम बोलो। नियम तो बोल सकती है, नियम तो बोल सकती है, नियम बोलो, फिर विनियम बोलो। नियामकीय, नियम, नियामकीय, यहां तक बोल ले रही है, किया जोड़ दो। विनियामकीय, नियम, नियम, नियमक, नियामकीय, तो नियामकीय, विनियामकीय। ठीक है, ये सब टर्म यूज करना पड़ेगा आपको, आप इससे बच नहीं सकते हैं। आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, यही सब टर्म आपको मिलेगा हर दिन। प्रीति तो और नहीं बोल पाएगी, बेचारी इंग्लिश मीडियम की है। तुम बोल पाएगी प्रीति? बोल पाएगी? थोड़ा सा गला वाला साफ करके बोलो, देखो, कोशिश करो। मिर्चा उर्चा अगल बगल में मिर्चा है तो मिर्चा खा के बोलो। हमको पता। विनियामकीय प्रशासन बोलो। वेरी गुड। रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कहा जाता है। इसमें सरकार किसी क्षेत्र विशेष में विनियामकीय प्रशासन के अंतर्गत सरकार किसी क्षेत्र विशेष के लिए नागरिकों के व्यवहार को निश्चित कर देती है। हम बात कर रहे हैं विनियामकीय प्रशासन की। तो विनियामकीय प्रशासन में क्या होता है कि सरकार किसी क्षेत्र विशेष में नागरिकों के व्यवहार को निश्चित कर देती है और प्रशासन का यह दायित्व होता है कि, यह जिम्मा होता है कि वो ये देखे कि लोगों का व्यवहार निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है कि नहीं। प्रशासन का देखना बस यही काम है। सरकार ने यह निश्चित कर दिया कि क्षेत्र विशेष में कि आपको ऐसा ऐसा व्यवहार करना है। अब प्रशासन का काम है कि नागरिकों के उस व्यवहार पर निगाह रखे कि वो कानून के अनुसार आचरण कर रहा है कि नहीं, व्यवहार कर रहा है कि नहीं, क्या वो कानून को भंग कर रहा है। तो ये हो गया रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लॉ को इन्फोर्स में लाने का काम ही रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे उदाहरण स्वरूप फैक्ट्री कानून के द्वारा मालिक से मजदूरों के प्रति व्यवहार, मालिक से मजदूरों के प्रति व्यवहार देखना है।
इसी तरह से और भी जो एक्ट है, कोई एक्ट बना दिया गया है, उस एक्ट का वायलेशन ना हो वो देखना विनियामक या प्रशासन है। जैसे अब मान लो इनकम टैक्स का ये बना हुआ है, स्लैब बना हुआ है, 4 स्लैब, कि जिसका भी इनकम इतने लाख से ज्यादा होगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन निगाह रखता है आप पे, कि जैसे ही आपकी सैलरी 5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा होगा आपका डिडक्ट करवा दिया जाएगा राजस्व या इनकम टैक्स। तो ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है। वो क्या है? रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। वो कानून को इन्फोर्स में ला रही है। कानून ये कहता है कि इतना आय होने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर नहीं देंगे, टैक्स चोरी करेंगे, देन आपको पनिश किया जाएगा, पनिश करवाया जाएगा। तो ये है रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। विकास प्रशासन विकास का काम करता है और रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन लॉ को इन्फोर्स में लाता है और अकॉर्डिंग टू लॉ आपका बिहेव फिक्स कराता है। और ये दोनों ही लोक प्रशासन है। ठीक है।